हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इग्नू के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की आज लास्ट डेट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अभी तक करेक्शन नहीं करवाया है तो आपको आज ही करेक्शन करवा लेना है, बिकॉज आज लास्ट डेट है। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। आज के सेशन में मैंने इग्नू के 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एक्चुअल एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इग्नू अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जल्द ही डेट अनाउंस करने वाला है। सो आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को फॉलो कर आप आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका सेक्शन ई होता है उसकी प्रिपरेशन विद इन 4 to 5 डेज में ही कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आप आपका बचा हुआ टाइम सेक्शन बी और इंटरव्यू प्रोसेस में स्पेंड कर सकते हो। सो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में इजीली क्लियर हो जाओगे और इसी कंटेंट से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको ये गारंटी देते हैं। सो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज करने के विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और हम आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेजरिज्म इन रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है प्लेजरिज्म रिसर्च में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेजरिज्म होता क्या है। तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और के वर्क को अपना वर्क बताना, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। किसी और के काम को, किसी और के रिसर्च को, किसी और के कंटेंट को अपना बताना, उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म एक तरह की का आप कॉपी कर रहे हो, किसी और के वर्क का अपना बता रहे हो। सो ये जो रिसर्च में प्लेजरिज्म होता है, ये प्लेजरिज्म प्रैक्टिस रिसर्च में अनएथिकल होती है। अनएथिकल मतलब गलत होती है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनएथिकल। एथिकल तो नहीं होंगी, एथिकल का मतलब होता है सही तरीके से, और प्लेजरिज्म को हम रिसर्च में एक्सेप्ट भी नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्लेजरिज्म जो होती है रिसर्च में आपकी वो अनएथिकल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनेयर इज अ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चनेयर क्या होता है। क्या क्वेश्चनेयर रिसर्च मेथड होता है, कोई मेजरमेंट टेक्निक होती है, या फिर कोई डेटा कलेक्शन टूल होता है, या डेटा एनालिसिस टेक्निक होती है। हमें ये फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चनेयर क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। क्वेश्चनेयर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना होता है। सो रिसर्चर एक क्वेश्चनर होता है, जिसमें एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्वेश्चन को रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं।
सो उसके थ्रू रिसर्च अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चनेयर जो होता है आपका, ये एक डेटा कलेक्शन टूल होता है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो डेटा कलेक्शन टूल होता है क्वेश्चनेयर, जिसके हेल्प से आप और रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये कोई रिसर्च मेथड नहीं होता है, ना ही आप इसको मेजर कर सकते हो। सो ऑप्शन ए और बी दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी डेटा एनालिसिस टेक्निक। अब आपके पास क्वेश्चनर में डेटा नहीं होता है, आप उसको एनालाइज नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चनर क्या होता है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चनर आपका एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, जिसको रिसर्चर रिस्पोंडेंट को देते हैं और रिस्पोंडेंट उनका रिस्पॉन्स देते हैं, और उसके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चनर इज अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम विल डिपेंड ऑन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में आप जब आपका रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हो तो वो किस चीजों पर डिपेंड होना चाहिए। अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, तो रिसर्च प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे कोई डिसीज हो जाएगी, किसी आप एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो, या फिर कोई थिंग्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो, सो वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी कैसी होनी चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो एंड आप उसमें एक्सपर्ट हो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च का आपका ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स होता है और मैक्सिमम 6 इयर्स होता है। तो रिसर्च आपका कोई 1-2 महीने का काम नहीं होता, इसलिए आपको ऐसा टॉपिक और ऐसी प्रॉब्लम चूज करना होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और उसमें आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए। देन ऑप्शन बी डेटा अवेलेबिलिटी, मतलब आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपको ऐसा प्रॉब्लम चूज करना चाहिए जिस पर थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल हो। एंड रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब आप जो भी प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उस प्रॉब्लम पर आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स आपके सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए, उसको ऐसी प्रॉब्लम जिसका रिजल्ट से आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, आपकी वैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एथिक्स। एथिक्स मतलब आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें आपको एथिकल वे से आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी एनिमल्स पर स्टडी कर रहे हैं, सो एनिमल्स को हर्ट करे भी, विदाउट हर्टिंग देम, उनको हर्ट किए बिना आपको रिसर्च परफॉर्म करनी होती है, सो हमें रिसर्च प्रॉब्लम आपको चूज करना होता है, तो उसे हम कहते हैं एथिक्स। सो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, देन उस प्रॉब्लम पर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, वो जो आप प्रॉब्लम चूज करें वो रिलेवेंस होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, एंड वो एथिकल होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपके तीनों भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the sampling technique in which every element of the population has an equal non-zero probability of being selected in a sample is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो और पॉपुलेशन में से सैंपल के सिलेक्ट होने का। सो वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आपको ये याद रखना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, ये हमारी जो है ये पॉपुलेशन है, बिकॉज इसमें हर एक एज ग्रुप के लोग है, हर एक जेंडर के लोग है, मेन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, हर एक एज ग्रुप के लोग प्रेजेंट है। अब मैं इस पॉपुलेशन में से क्या करूंगी, रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लूंगी। सो रैंडमली अगर मैं लोगों को सिलेक्ट करती हूँ, सो हर एक लोगों का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाएगा। पहले मैंने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं बाद में क्या करूंगी, वापस रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगी। सो हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होगा और कुछ ना कुछ मेंबर्स सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कोई मेंबर्स जिसका सिलेक्ट होने का चांस ही नहीं हो, जिसका 0 चांस हो। सो ऐसे मेंबर्स जिनका ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हर एक मेंबर्स का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और हर एक मेंबर्स का चांस नॉन जीरो है, मतलब वो मेंबर्स सिलेक्ट होना ही है, सो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी पर्पसिव सैम्पलिंग एंड ऑप्शन डी इज कोटा सैम्पलिंग। सो कन्वीनियंस, पर्पस और कोटा सैम्पलिंग में आप रैंडमली
पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, पर्पस, जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये तीनों भी आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, जिसमें आप आपके कन्वीनियंस, जजमेंट और अपने ओपिनियन के बेसिस पर से, अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हो। आप यहाँ पर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल्स के सिलेक्ट होने की। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following includes all the physical components of a computer? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो। सो ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो फिजिकल होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और सीपीयू। सो ये सारे चीजों को आप टच कर सकते हो, सो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं, जो भी वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर में, उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। तो ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं हो जाएगा आपके कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, आपको पहले तो यूपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपीएस का भी फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। जैसे इनकेस लाइट चले गई आपकी, सो अगर लाइट चले जाती है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो ऐसा ना हो इसलिए यूपीएस जो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को, ये लगाया जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आपकी लाइट चले जाती है तो ये आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। सो यूपीएस ये भी आपके फिजिकल कंपोनेंट में नहीं आता है कंप्यूटर के। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का उसे हम क्या कहते हैं। स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपके पॉपुलेशन में मेंबर्स है। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है, और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10 पर्सन का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। तो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब
सैंपल के जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following statements regarding standard error is true? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, एक बारी मैं आपको फिर से बताती हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। जैसे मेरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स है, उन मेंबर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा सैंपल बन गया। जैसे मैंने यहाँ पर 10-10 का ग्रुप बनाया था और उनका मैं एवरेज वेट मेजर कर रही हूँ, सो x1 बार आ जाएगा एक सैंपल का। दूसरा सैंपल ले रही हूँ मैं जिसमें 10 मेंबर्स है, उनका वेट आ जाएगा, एवरेज वेट आ जाएगा x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल लूंगी मैं, उसका वेट आ जाएगा x3 बार। सो ये मेरे सैंपल्स है, मतलब ये मेरे स्टैटिस्टिक है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब मैं क्या करूंगी, जो सैंपल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूंगी, उसको कुछ इस तरीके से स्प्रेड करूंगी। तो मेरा हो जाएगा x1 बार, x2 बार, x3 बार। अब मैंने जो मुझे सैंपल से इंफॉर्मेशन मिली है, जो 10-10 मेंबर्स का एवरेज वेट मैंने मेजर करा है, उसको मैंने उस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ में और उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपका रहता है मिडल वैल्यू उसे हम कहते हैं मीन। अब आप क्या करते हो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आप देखते हो कि आपका जो वैल्यूज है कितना मीन से दूर है। जितना ज्यादा आपके वैल्यूज मीन से दूर होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। अब जितना ज्यादा आपका जो ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, जितना ज्यादा आपकी ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, इसी को हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर के बारे में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज ऑलवेज जीरो। आप जब भी आप कुछ चीजों को मेजर करते हो, कुछ रीडिंग निकालते हो, जब आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, तो कुछ ना कुछ आपको एरर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलते, आपके जो रिजल्ट आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। आपके जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, आपका जो एरर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज वन, आपका एरर सिर्फ वन हो ऐसा नहीं कह सकते हम, वन से ज्यादा भी हो सकता है, वन हमेशा ऑलवेज वन हो ऐसा तो नहीं होता है एरर। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। आपको याद रखना है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपका ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब आपके कुछ ना कुछ एरर्स हो गए, जैसे 4, 5, 10 ऐसा कुछ ना कुछ एरर्स हो जाएंगे। हमेशा एक भी नहीं रहेगा, ना जीरो तो होता ही नहीं है और नेगेटिव भी नहीं होता है। So for this question, option D here is the right answer. It is always non-negative. Next, scores of a sample are distributed as 468378396. The mean is. इस क्वेश्चन में हमें सैंपल्स के कुछ स्कोर्स गिवन है और स्कोर्स को कुछ इस तरीके से इन्होंने स्प्रेड कर दिया है। तो हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें इन डेटा का, हमें कुछ डेटा गिवन है उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। अब
आपको मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सबमिशन का मतलब क्या होता है? सबमिशन का मतलब होता है आपका एडिशन, मतलब आपको जो सारा डेटा जो गिवन है उसको आपको ऐड करना है। जैसे आपको यहाँ पर डेटा गिवन है, सो सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। 4 + 6 + 8 + 3 + 7 + 8 + 3 + 9 + 6 डिवाइडेड बाय n। n मतलब टोटल टर्म्स, मतलब टोटल कितने नंबर्स आपको गिवन है ये आपको टोटल नीचे लिखना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा आपका। तो ये इन सारे टर्म्स को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 54/9। सो 9 1 एंड 9 6 54। तो आपका जो मीन आ जाएगा, जो आपको डेटा गिवन है, इस डेटा का आपका मीन होगा 6। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा इन रिमोट सेंसिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हमें प्राइमरी डेटा का सोर्स गिवन है इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है जिसको आप टच नहीं कर रहे, जिसको आप दूर से ही परफॉर्म करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपके दो टाइप्स के डेटा होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते बल्कि वो डेटा पब्लिश्ड डेटा होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है इन रिमोट सेंसिंग, मतलब आप जिसको दूर से ही परफॉर्म करते हो, दूर से ही डेटा कलेक्ट करते हो। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए अनपब्लिश्ड मैप्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब मैप्स और रिपोर्ट्स है जो अनपब्लिश नहीं है, अभी तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन किसी ने तो कोई ना कोई है जो मैप्स और रिपोर्ट्स पर काम कर रहा है, अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो किसी दूसरे का काम है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो आप उसको नहीं कहोगे कि वो प्राइमरी डेटा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी ग्राउंड सर्वे, एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस। सो ग्राउंड सर्वे क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा किसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो उस रोड को मेजर किया जाता है, प्रॉपर देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी जो सैंड है उसको देखा जाता है किस टाइप की है। सो ग्राउंड सर्वे ये रिसर्चर खुद करता है, खुद चीजों को मेजर करता है, सो ये आपका प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। एरियल फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स जैसे आपने आजकल देखा होगा ड्रोन्स के थ्रू फोटोग्राफ्स लिया जाता है एयर में, जिसमें आप कैमरा होता है, जैसा बहुत सारे वेडिंग्स में आजकल एरियल फोटोग्राफ्स का यूज किया जाता है। उसी तरीके से सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए सैटेलाइट से इमेजेस कलेक्ट करा जाता है। सो ये सारे जो टर्म्स है हम ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हैं। सो ग्राउंड सर्वे, एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस ये रिसर्चर खुद जनरेट कर रहा है, खुद इसके हेल्प से डेटा को कलेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका ये एग्जाम्पल होगा आपका प्राइमरी डेटा का इन रिमोट सेंसिंग। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, research in which a researcher makes changes in an independent variable and studied their effect on dependent variable under control condition is called as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और उसका इफेक्ट दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर कर उसका इफेक्ट देता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग, आप कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, आप ये देखोगे कि स्मोकिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है लंग्स पर। सो यहाँ पर आप स्मोकिंग कोई पर्सन ज्यादा करता है, कोई पर्सन स्मोकिंग कम करता है, तो ज्यादा स्मोकिंग करने से लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है और कम स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है। सो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट देखने के लिए, लंग्स पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, स्मोकिंग कम ज्यादा करने पर लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, आप ये स्टडी कर रहे हो अंडर सम कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन ऐसे वेरिएबल्स जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उनको रिसर्च अपनी रिसर्च में कंट्रोल करते हैं। सो इस केस में इस स्टडी में कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे एज हो सकता है,
जेंडर हो सकता है। सो इन सारे चीजों को आप क्या करोगे, रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं और रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्मोकिंग होता है, इस केस में हमारी स्टडी में हमने स्मोकिंग लिया है, स्मोकिंग का इफेक्ट देखेंगे लंग्स पर के स्मोकिंग का इफेक्ट हम कम ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग की क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा अफेक्ट हो रहा है। सो ये स्टडी करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, इसमें आपके पास लैक ऑफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली जो इवेंट अकर हो जाते हैं, अकर होने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। देन ऑप्शन सी इथनोग्राफिकल रिसर्च। इथनोग्राफिकल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर, तो सारे कल्चर्स के बारे में आप स्टडी करते हो। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर कर देखते हो कि वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सही या फिर नहीं, उसको प्रैक्टिकल करके उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते रहते हो आप। सो एनालिटिकल रिसर्च ज्यादा करके आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एनालिटिकल रिसर्च में भी आप कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर उसका इफेक्ट नहीं देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है अंडर सम कंट्रोल कंडीशन। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।